Bismillahirrahmanirrahim. This is part 4 of logistic growth model. आज के लेक्चर के अंदर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का लॉन्ग टर्म बिहेवियर डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हम यूज़ करते रहेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेक्शंस के अंदर हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को इस तरह लिखा जाता है, dp/dt इज़ इक्वल टू rp1 माइनस p/k, और यहाँ पर k कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है और r इसके ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया था, दैट इज़ p ऑफ t इज़ इक्वल टू p0 k p0 प्लस k माइनस p0 एंड e पावर माइनस RT। ये था हमारा सोल्यूशन, इसे हम कहते हैं सोल्यूशन। तो लास्ट सेक्शंस के अंदर इसको सोल्यूशन को कम्प्लीटली ड्राइव करवाया था आपको मैंने। आज के सेक्शन के अंदर हम इसका लॉन्ग टर्म बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। एक बात याद रखें कि जब भी किसी सिस्टम का लॉन्ग टर्म बिहेवियर देखना हो तो उस सिस्टम के सोल्यूशन, अगर वो सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सोल्यूशन में टाइम को इनफाइनाइट पुट कर दें। तो अगर इसमें हम टाइम को इनफाइनाइट पुट कर दें, यानी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ t, और इसको इस तरह लिख दें, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज़ p0 k डिवाइडेड बाय p0 प्लस k माइनस p0 एंड e पावर माइनस RT। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये कंप्लीट टर्म ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे t की जगह पर तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा और e पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल्स टू t, यानी e पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिज़ल्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इट इज़ p0 k डिवाइडेड बाय p0 प्लस ज़ीरो, और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और फाइनली p0 से p0 कैंसिल, यानी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी p ऑफ t, इसका रिज़ल्ट होगा k। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इट मीन्स कि जब हम किसी सिस्टम का, जब हम किसी लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन का लॉन्ग टर्म बिहेवियर देखेंगे तो वो हमेशा उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होगा। मीन्स कि अगर मुझे किसी प्रॉब्लम के अंदर कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं लॉजिस्टिक के जो भी सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसमें लिमिट को इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो मेरे पास कैरिंग कैपेसिटी निकल आएगी। और इस बात को मैं क्वालिटेटिवली इस तरह शो कर सकता हूँ जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ t एंड दिस इज़ p ऑफ t। जब मैं किसी लॉजिस्टिक कर्व को स्केच करता हूँ तो वो किसी इनिशियल पॉपुलेशन n0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि व्हेन टाइम t इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो n इज़ इक्वल्स टू n0 और p इज़ इक्वल्स टू p0। क्योंकि यहाँ पर मैंने p शो किया हुआ है तो फिर मैं यहाँ पर p0 चूज़ कर लेता हूँ। और ये हमारी कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है या कोई हमारा सैचुरेशन लेवल है। इनिशियली ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और बाद में कैरिंग कैपेसिटी के अलॉन्ग ये फंक्शन एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाता है ये फंक्शन। तो मैं टाइम को जितना भी इंक्रीज़ कर लूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरा कर्व कभी भी कैरिंग कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करता। तो यहाँ पर ये बात बड़ी कॉमन है कि जब भी आप लॉजिस्टिक का लॉन्ग टर्म बिहेवियर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमेशा उसका आंसर उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। थैंक यू। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 4।